Hello बच्चों, welcome back. Today we are going to discuss another topic and the topic is moving coil galvanometer जो कि CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो टॉपिक क्या है बच्चों? मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है कि भाई मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का एम क्या है? तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर आपका यूज होता है टू मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। किसके लिए यूज होता है? टू मेजर, टू डिटेक्ट एंड मेजर, टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। तो बच्चों ये दोनों काम आता है। ये करंट को सर्किट में डिटेक्ट भी करेगा कि करंट फ्लो कर रहा है और ये भी बताएगा कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। तो लेकिन ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स को डिटेक्ट या मेजर करता है। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि करंट मेजर करने के लिए तो हमारे पास मीटर है। कौन सा मीटर है? एमीटर हो गया, माइक्रो एमीटर हो गया, मिली एमीटर हो गया। तो इसकी नीड क्यों पड़ी? तो इसका एक बेसिक रीजन क्या है बच्चों कि जो एमीटर वगैरह होते हैं, तो जैसे इस तरीके से मीटर होता है, तो उनमें जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से स्केलिंग होती है। तो एमीटर का जो जीरो होता है ना बच्चों, यहाँ पे होता है। तो पॉइंटर फिर इधर इस तरीके से पॉइंटर आगे की तरफ मूव करता है। तो ये वन साइडेड करंट तो मेजर कर लेगा। मान लीजिए क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में मान लीजिए राइट साइड डिफ्लेक्शन आता है, तो वो मेजर कर लेगा। अगर सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट चला गया तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो अब निडल को बैक दूसरी साइड में जाना है। लेकिन जीरो के नीचे कोई स्केलिंग ही नहीं है, तो फिर उस करंट को ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो उसका भी एक सॉल्यूशन ये है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर मैं गैल्वेनोमीटर ड्रॉ करूं, तो गैल्वेनोमीटर का जो बच्चों जीरो होता है बिल्कुल बीच में होता है इधर। तो इसकी बोथ साइड डिजिट्स होती हैं। तो क्लॉकवाइज के लिए अगर हम मान लेते हैं राइट साइड डिफ्लेक्शन देगा, एंटी क्लॉक के लिए फिर इसका उल्टा होगा तो लेफ्ट साइड में देगा। तो बोथ साइड डिफ्लेक्शन आपको दे सकता है। तो हम बोथ साइड्स में करंट की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ओके, फिर बात आती है बच्चों इसके प्रिंसिपल की, कि प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है बच्चों कि अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है, तो इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। और वो टॉर्क कितना लगता है बच्चों? वो टॉर्क लगता है बच्चों एन आई ए बी साइन अल्फा से कराया था मैंने, तो साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये इस पे टॉर्क लगने वाला है। तो बच्चों इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं? हम कंस्ट्रक्शन में लेने वाले हैं यू शेप का मैग्नेट। यू शेप बना लेते हैं पहले। ओके, ये हमने यू शेप मैग्नेट बना लिया है। आप इसको कर लीजिए ऐसे। यू शेप मैग्नेट का भी फंक्शन हम बता देंगे कि फंक्शन क्या था। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर लिया जाता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन करता है। ये हमने वो ले लिया सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ओके, इसके ऊपर बेटा नॉन मैग्नेटिक फ्रेम का एक क्या बोलेंगे इसको, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम
हम इसके ऊपर वायर लपेटी जाती है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम लीजिए और इसका एक वायर इधर आ जाएगा फॉर टर्मिनल T1 और एक वायर इधर आ गया मान लीजिए टर्मिनल T2 जिसमें हम प्लग इन करते हैं अपने सॉकेट करते हैं लाइक। और ये आपका हैंग्ड रहता है एक सस्पेंशन स्ट्रिप से। ओके, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इसी के ऊपर आपका पॉइंटर रहता है। अब इस पे आपका ये इधर तो 0 हो जाएगा आपका बिल्कुल मिड में, 1 2 3 4 इस तरीके से करके 1 2 3 4 इसी तरीके से इधर आ जाएगा 3 और इसी तरीके से इधर आ जाएगा बच्चों 4। एक पॉइंटर भी आपका यहाँ पे लग जाता है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होता है बेसिकली, अभी तो आपको 3D में इतना नहीं पता लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका डायग्राम है। अब बात करते हैं इसकी यू शेप मैग्नेट की। यू शेप मैग्नेट है, यू शेप मैग्नेट का अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा तो टॉप व्यू मेरे को ऊपर से देखने पे कुछ ऐसा लगेगा, लाइक इस तरीके से। इस तरीके से मेरे को देखने में आएगा ये। और इधर हमारा सिलेंडर रहेगा इस तरीके से और इसके ऊपर वो कॉइल रहता है। इसका फंक्शन क्या रहेगा बच्चों कि जो आपका यू शेप का या सिलेंड्रिकल कह लीजिए, सर्कुलर मैग्नेट्स कह लीजिए, इनका फंक्शन क्या रहता है कि ये आपको अगर मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ऐसे, ये रेडियस के अलॉन्ग इसका मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है और बीच में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो यहाँ पे ये इसको ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा, मतलब मूव करने के लिए पॉइंटर को। और इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे अगर बात करते हैं, जैसे कॉइल है, जैसे पहले बताया था ये कॉइल है, सामने से है, सामने से तो ऐसे दिखाई देगा, लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो सिर्फ ये लाइन नजर आएगी। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे कॉइल बना के दे देता हूँ आपको। क्या बना के देते हैं? कॉइल। कॉइल के लिए बच्चों ये इस तरीके से मान लेते हैं, अगर इस डायरेक्शन में तो भी मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल आएगा। अगर कॉइल मेरी बच्चों इस तरीके से आ गई तो भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल आएगा क्योंकि कर्व्ड मारा है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके रेडियस के अलॉन्ग जाएगी। और मान लो अगर मेरा कॉइल का फ्रेम कुछ इस तरीके से आ गया तो भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के पैरेलल ही रहेगा। तो इन एवरी केस जो मेरा थीटा बनने वाला है 0 डिग्री बनने वाला है। और हमें पता है कि जो हमारा अल्फा प्लस थीटा जो हमने लास्ट टॉपिक में निकाला था वो निकाला था 90 डिग्री। वो कैसे निकाला था कि मेरा ये प्लेन हो गया और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, तो प्लेन के साथ वो थीटा एंगल बनाया था। एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे थे जो एरिया वेक्टर का नॉर्मल आया था, इसने बनाया था अल्फा। इस मैग्नेट को यूज करने से जो कि आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देने वाला है, रेडियस के अलॉन्ग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो देने वाला है बच्चों, वो आपको क्या कर रहा है, ये थीटा को 0 किए दे रहा है क्योंकि इन एवरी केस मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल आ रहा है। देख लो आप, तो थीटा आपका 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ जो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा था, तो अल्फा प्लस 0 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन अल्फा आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 90 डिग्री आ जाएगा। बाय डूइंग दिस जो हमारा टॉर्क है, अब साइन अल्फा, तो यहाँ पे साइन अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो टॉर्क मेरा कितना आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी NIAB। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का जो इंपॉर्टेंस है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका आंसर ये होता है कि इट विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम टॉर्क इन एवरी कंडीशन। तो दैट्स व्हाई वी यूज यू शेप टाइप या यू शेप का मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं ताकि वो आपको हर कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करा सके, राइट। तो ये कहानी तो इसकी हो गई है, कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। ओके, तो अब हमने पढ़ लिया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ से ये जो यू शेप का मैग्नेट है इसलिए यूज किया गया है। और ये जो आयरन कोर हमने ले रखा है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन करता है जिससे टॉर्क थोड़ा और ज्यादा लगता है। उस हिसाब से ये आपका पॉइंटर घूमता है।
अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब ये करंट कैरिंग कॉइल बन जाएगा। इट इज प्लेस्ड इन सम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या फिर सम एक्सटर्नल फील्ड। तो अब वो उस पर क्या लगाने वाला, टॉर्क लगाने वाला है, जो कि इसका प्रिंसिपल है। और टॉर्क कितना लगेगा भाई, टॉर्क कितना लगेगा आपका, एन आई ए बी, क्योंकि साइन अल्फा तो आपका 1 हो लिया। तो ये जो टॉर्क लगने वाला है इस कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए इसको आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ये स्प्रिंग से हैंग्ड है, सस्पेंडेड है। तो जब ये कॉइल घूमेगा, मान लीजिए ये आपका किसी थ्रेड से या किसी भी स्ट्रिंग से हैंग्ड है, लटका के रखा हुआ है। तो अब ये घूमेगा तो क्या आएगा बच्चों, उसके ऊपर ट्विस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, आने लग गए ट्विस्ट। अब ये ट्विस्ट क्या करेंगे, आप धागे से लटका बांध के इसको लटका देंगे तो ये कोशिश क्या करेगा, वापिस आने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी पोजीशन रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। इस तरीके का जो टॉर्क होता है उसे क्या कहा जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर मैं ये मान लेता हूं के को आप टॉरिजिनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, टॉरिजिनल कांस्टेंट, या फिर एक इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका दूसरा नाम है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है बच्चों, और हमने क्या मान लिया, थीटा टोटल ट्विस्ट है, थीटा क्या है आपके, टोटल ट्विस्ट। और एक ट्विस्ट पे रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लग रहा है, के। तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क, टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, के थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, के थीटा। अब होगा क्या, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको ट्विस्ट दे रहा है, तो एक टॉर्क वो हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और जो ट्विस्ट आ रहे हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, तो दो टॉर्क लग गए। जब वो बैलेंस हो जाएगा, एक कंडीशन पे तो आके बैलेंस होगा ना, जब वो बैलेंस हो जाएगा वहां जाके ये पॉइंटर आपका रुक जाएगा, इसको हम थीटा बोल रहे हैं। उस कंडीशन पे आके बच्चों ये पॉइंटर रुक जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाके वो दोनों टॉर्क बैलेंस होने वाले हैं ना, क्योंकि एक तो लगा रहा है आपको इधर टॉर्क, एक लगा रहा है इधर टॉर्क। तो स्टार्टिंग में तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है, रिस्टोरिंग कम है। जैसे जैसे ट्विस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे रिस्टोरिंग की वैल्यू बढ़ेगी। तो एट सम पॉइंट दोनों बैलेंस हो जाएगा। जब दोनों बैलेंस हो जाएगा तो पॉइंटर रुक जाएगा, वहां पे आपको फिर यहाँ पे करंट का वैल्यू मिल जाता है। तो इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका किसके बराबर आ जाता है बच्चों, रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर आ जाता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है, एन आई ए बी, और ये कितना है बच्चों, के थीटा। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, के थीटा अपॉन में एन आई ए बी। तो ये करंट की वैल्यू आ गई है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें इसकी सेंसिटिविटी के ऊपर, ये तो इतना यहीं पे हो गया है, इसके दो छोटे से सब पार्ट और है। और वो कौन कौन से पार्ट है बच्चों, एक तो है आपका करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और एक है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब है अब इसका आगे करंट लगा हुआ है, तो करंट के लिए डिवाइस कितना सेंसिटिव है भाई, कम से कम वैल्यू को मेजर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। जितनी कम वैल्यू को मेजर कर पाएगा उतना ही ये सेंसिटिव डिवाइस होने वाला है। तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, ये होगा डिफ्लेक्शन मतलब ट्विस्ट पर यूनिट करंट, और थीटा तो थीटा ही है आपका। आई का वैल्यू कितना है बच्चों, के थीटा अपॉन में कितना है, एन आई, अच्छा आई का वैल्यू, आई नहीं आएगा सॉरी यहाँ पे, वो तो आई तो रह गया, एन ए बी कितना आएगा, एन ए बी, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो आपका आई एस कितना आ गया, एन ए बी अपॉन में के। तो ये बच्चों करंट सेंसिटिविटी आ गया। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालें, मैं दोनों को एक बार सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद इसका थोड़ा बहुत रीजनिंग देखेंगे जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इसी टर्म पे डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है बच्चों, तो थीटा वोल्टेज मेरा कितना आएगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू में रेजिस्टेंस,
थीटा अपॉन आई हमने कितना निकाला, आई एस, ये हो गया आई एस। एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है, या फिर मैं आई एस की वैल्यू रख दूं इधर से, जो कि आई है कितनी आई है, एन ए बी अपॉन में के, और आर तो आपका था ही, एक आपका ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस पे रीजनिंग क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। पहला तो आपका जो टॉपिक के बीच में से पूछा जाता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, पहले डिस्कस कर लिया है। तो अब इसके बाद पूछा जाता है करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर मैं करंट सेंसिटिविटी देखता हूं तो ये 3-4 चीजों पर डिपेंड करिए, एन ए बी और के। एन क्या है, एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, तो इस जो डायरेक्टली है, देखो डायरेक्टली है ना, ऊपर जो लिखा हुआ डायरेक्ट है, नीचे लिखा हुआ इनवर्स है, मतलब एन बढ़ेगा तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। लेकिन करंट सेंसिटिविटी के लिए अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं, बढ़ेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए हम यूज करते हैं थिक वायर्स। थिक वायर्स का जो रेजिस्टेंस होता है कम, तो काफी हद तक उसको कम कर सकते हैं, हालांकि डायरेक्ट है लेकिन विद सम मतलब एक तरीके से देखा जाए कुछ कंडीशन के साथ हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है बेटा एरिया, एरिया भी डायरेक्टली है, एरिया भी आप बढ़ाएं, जितना बढ़ाएंगे उतना करंट सेंसिटिविटी इसकी अच्छी रहेगी, उतना ही करंट के लिए सेंसिटिव रहेगा। लेकिन जो एरिया रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही कन्फाइंड होना चाहिए। दूसरा, तीसरा आएगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, आप जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना सेंसिटिविटी बढ़ेगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है के क्या बताया आपको, के बताया टॉरिजनल कांस्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो भैया ये कम होना चाहिए, क्योंकि आप पॉइंट में आ रहे हैं, ये कम रहेगा तो करंट सेंसिटिविटी आपकी ज्यादा मिलने वाली है। इस पे एक क्वेश्चन आता है कि जो ये आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप है, ये किसका स्ट्रिप है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का, ये वाला फॉस्फर ब्रॉन्ज पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई हम इसके फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं, टू हैंग द फ्रेम, या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है उसको हैंग करने के लिए फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका जो के का वैल्यू वो कम होगा, के का वैल्यू क्या होगा, कम, उससे सेंसिटिविटी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी अधिक होती है, ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से वोल्टेज सेंसिटिविटी के भी आप देखा जाए तो यहाँ पे 5 फैक्टर आ गए, एक फैक्टर एडिशनल आ गया कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बच्चों, कम, वो मैंने समझाया कम कैसे कर सकते हैं, आप थिक कॉपर वायर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, आई होप आपको ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप कि आप लोगों के मेथड समझ में आया हो कि किस तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करना है पेपर में। इफ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कमेंट इट डाउन, I'll make sure that I'll reply as soon as possible. Please do subscribe the channel, like, share, comment. Thank you for watching.